मेरे प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर मैं देश विदेश में रहने वाले सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। साथ ही यह भी याद रहे कि 1857 के हमारे ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ भी है। हमारी आज़ादी की कहानी अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की कहानी है। इनमें से कुछ के नाम इतिहास में महान सेनानियों के रूप में शामिल है और बहुत से ऐसे देशभक्त भी थे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सभी ने मिलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के करिश्माई नेतृत्व में भारत की आज़ादी के सपने को साकार करने में मदद की। आइए हम सब एक साथ मिलकर उन्हें श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ याद करें और अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए दिए गए उनके बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसे आयोजन हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करेंगे और उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास से अवगत कराकर उनमें त्याग, समर्पण और देशभक्ति की भावना का संचार करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात 60 वर्षों के सफर के दौरान हमारे लिए यह आत्मावलोकन का समय है कि हम अब तक हासिल प्रगति का जायजा लें और भविष्य की रूपरेखा पर विचार करें। अनेक क्षेत्रों में हमने उत्कृष्टता प्राप्त कर ली है, तो ऐसे भी अनेक क्षेत्र हैं जिनमें हमारे लिए बहुत कुछ हासिल कर सकने की गुंजाइश है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। अगर इसे केवल राजनीतिक व्यवस्था मानते रहें तो हम लोकतंत्र को इसकी आवश्यक ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाएंगे। लोकतंत्र की भावना को आत्मसात करें और उसे अपने व्यवहार में शामिल करें। यही हमारी असली परीक्षा है। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि 1 अरब से भी ज्यादा आबादी वाला हमारा देश कैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के दायरे में रहकर अपने नागरिकों को बेहतर जीवन दे सकता है। यह भारतवासियों की महानता है कि अनेक तकलीफों और कठिनाइयों के बावजूद नई सहस्त्राब्दी में भारत ने लोकतंत्र की पवित्र मशाल को हमेशा जलाए रखा है। दुनिया के सबसे बड़े और गतिशील लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते हर एक देशवासी का कर्तव्य है कि वह संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को मजबूत बनाए। इससे भी महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक शासन का स्वरूप और प्रतिनिधि संस्थाओं की पहुंच आम आदमी तक हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं की विवेकपूर्ण सोच ही थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मजबूत और गहरी जड़ें गांव पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों तक पहुंची। एक गतिशील भारत के निर्माण के लिए नियोजन प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इसकी कमियों को दूर कर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया को और मजबूत बनाएं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीबों, वंचितों और शोषितों को सशक्त बनाने का यही एक मार्ग है। ऐसे विकेंद्रीकरण के साथ यह भी उतना ही जरूरी है कि पारदर्शी और सदाचारपूर्ण प्रशासन हो। यह प्रत्येक नागरिक, विशेषकर गरीबों, वंचितों और शोषितों को लोकतंत्र के वास्तविक लाभ प्राप्त करने में सशक्त बनाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, महिलाओं का सशक्तिकरण ही भारत को शिखर पर पहुंचा सकता है। यह खुशी की बात है कि हमारी स्थानीय संस्थाओं में करीब 10 लाख महिलाओं को निश्चित प्रतिनिधित्व हासिल है। इतिहास गवाह है कि हमारी महिलाओं ने केवल गृहिणी के रूप में ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के महान कार्य में भी अपना योगदान दिया है। हम यह भी संकल्प ले कि उनको हर क्षेत्र में भागीदारी के और अवसर देंगे और विकास में उन्हें उचित स्थान देंगे। विविधता में एकता लोकतंत्र की पहचान है। हमारे देश की अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज, आस्थाएं और परंपराएं हैं, परंतु हमारे देशवासी भारतीयता की अपनी गहरी पहचान द्वारा एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। समरसता और सभी के प्रति सम्मान के जरिए विकास की परंपरा हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता में रची बसी हुई है। अहिंसा, सहनशीलता, सर्वधर्म समभाव और अच्छे रीति रिवाजों के प्रति सम्मान, सत्य की खोज और निर्भयता हमारी सांस्कृतिक विरासत की बहुमूल्य निधियां हैं। हमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिखाई गई एकता की भावना को दोबारा जगाना होगा और देश के कोने कोने से लोगों को
राष्ट्र के प्रति पूरे समर्पण की भावना में शामिल करना होगा। हमें सारे देश को एक ऐसी मजबूत और अभेद्य एकता में बांधना है जिससे कोई किसी को अविश्वास से न देखे। किसी भी राष्ट्र और उसके नागरिकों को महान बनाने के लिए एक साझी संकल्पना के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बीच जो अधिक प्रगति कर चुके हैं उन्हें अन्य लोगों को प्रेरित और उत्साहित करना चाहिए ताकि सब एक साथ मिलकर विकास के पथ पर आगे बढ़े। हमें साथ मिलकर मेहनत करनी चाहिए जिससे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो सके जहां सबको बराबर अवसर मिले। आज हम जो भी हैं, जिस मुकाम पर हैं, उसका श्रेय हमारे देशवासियों की भागीदारी को जाता है। हमें आपसी एकता और सामूहिक प्रयास का वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। संसदीय लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए और नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया के जरिए हमने सराहनीय आर्थिक प्रगति की है। भारत की आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ गई है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसी खुशहाल और उन्नतशील अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं। कृषि उपज में वृद्धि, लगातार आर्थिक विकास, फलता फूलता निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार हमारी आर्थिक मजबूती और खुशहाली के संकेत है। बचत चालू खाता और भरपूर पूंजी प्रवाह हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है कि भारत में कारोबारी माहौल बदल रहा है। हमारे देश में दिलचस्पी दिखा रहे विकसित और विकासशील देश हमारे आर्थिक साझेदार बनना चाहते हैं। यदि हम अपनी इन खूबियों और कमजोरियों पर नजर डालें तो शायद हमें अपनी खूबियां अधिक नजर आएगी। इस सब के बावजूद हमें और ध्यान देना होगा कि आर्थिक उदारवाद का लाभ समाज के सभी तबकों तक पहुंचे। असमान विकास से प्रगति रुक जाती है। समाज के हर तबके को इसमें शामिल करके ही समान विकास किया जा सकता है। हमें सबके लिए समान प्रगति सुनिश्चित करनी है। आर्थिक विकास के फायदे मेहनती लोगों और गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों तक जरूर पहुंचने चाहिए ताकि उनके रहन सहन में सकारात्मक परिवर्तन आए। हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व दांव पर नहीं लगाया, बल्कि वे इस राजनीतिक स्वतंत्रता के जरिए समानता और समृद्धि देना चाहते थे। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता और लोकतंत्र केवल एक समान समाज में ही फल फूल सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सशक्त बनाने का हमारा काम अभी अधूरा है। विकास का लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित और कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। आइए हम संकल्प लें कि देश से गरीबी हटाने और एक मजबूत तथा पुनरुत्थानशील भारत के निर्माण के लिए हम पूर्ण समर्पित होकर कार्य करेंगे। हमारे संतुलित विकास और हमारे किसान भाइयों के बेहतर जीवन में कृषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय में अपने योगदान और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ साथ कृषि में निरंतर वृद्धि ग्रामीण विपन्नता को दूर करने में सहायक हो सकती है। एक गतिशील कृषि क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी गतिशीलता लाएगा और आर्थिक तरक्की में सहायक होगा। पहली हरित क्रांति के कारण ही हम अपने 100 करोड़ लोगों का भरण पोषण करने में सफल रहे और इस उल्लेखनीय सफलता का श्रेय मैं अपने किसान भाइयों और वैज्ञानिकों को देना चाहूंगी। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। हमें यहाँ रुकना नहीं है और हरित क्रांति की गति को कायम रखते हुए वर्तमान कृषि परिदृश्य में पेश आ रही चुनौतियों का विश्लेषण करना चाहिए। हाल ही में आयोजित एक विचार गोष्ठी में मुझे देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत करने का मौका मिला, जो कृषि विकास के संदर्भ में भूखमरी को मिटाने और गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे थे। मुझे विश्वास है कि हमारी नीति निर्माताओं, कृषक समुदाय, कृषक संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि व्यापार उद्यमों के मिले जुले प्रयासों से ही हम कृषि के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों का सामना करेंगे और देश के कुछ भागों में किसानों की समस्याओं का निराकरण करने में भी सफल होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुचित नीतियों, उपायों एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से आने वाले वर्षों में कृषि एक लाभदायक व्यवसाय बन जाए।
पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ से कई जानें गई और संपत्ति का नुकसान हुआ। देश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के नागरिकों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। इसके गंभीर परिणामों को देखते हुए जरूरी है कि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में विकास और प्रतिस्पर्धा का नया माहौल बना है। युवा भारत धीरे धीरे मगर निश्चित रूप से वैश्विक मंच पर अपना स्थान बना रहा है। आज सारी दुनिया में ज्ञान, विचार, अभिनवशीलता और प्रयोगधर्मिता श्रेष्ठता के मापदंड बन गए हैं। हमारे ज्ञान संपदा को अब सारा विश्व पहचानने लगा है। हमें इसके लिए और बेहतर एवं अनुकूल माहौल तैयार करना चाहिए। अब विश्व में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहे हैं और हमारे उद्यमी एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान, अर्थव्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाएं, औषधि निर्माण तथा अन्य नए उद्योगों में हमें शानदार उपलब्धियां हासिल हुई है। हमारे कॉरपोरेट ने विश्व बाजार में और कॉरपोरेट अधिग्रहण के क्षेत्र में बहुत साहस और सफलता से पैठ बनाई है। सभी बड़े और छोटे उद्यमियों को उनके सतत प्रयासों के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। श्रमिक वर्ग का भी इसमें काफी योगदान रहा है। राष्ट्र उनकी सेवाओं के लिए उनका कृतज्ञ है। देश की आबादी के स्वरूप में परिवर्तन हमारी तेजी से बदल रहे समाज की एक खास विशेषता है। हमारी आबादी युवा होती जा रही है। भारत की युवा आबादी हमारे समाज का एक अहम, जीवंत और काफी बड़ा हिस्सा है। उनमें नई ऊंचाइयां छूने और ऊर्जावान बनने की अभिलाषा है। बच्चे और युवा आने वाले कल की उम्मीद है। उचित प्रगति के लिए युवाओं की आवश्यकताओं और उम्मीदों को विकास के क्षेत्र में प्रमुखता देने से बेहतर निवेश, बेहतर प्राथमिकता और बेहतर काम और कोई नहीं हो सकता। हमारा कर्तव्य है कि हम युवाओं की कल्पनाओं को प्रेरित करें ताकि राष्ट्र अतिरिक्त शक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सके। हमारे सभी शिक्षण संस्थानों की यह जिम्मेदारी है कि वे युवाओं के ज्ञान क्षमताओं को राष्ट्र की निरंतर प्रगति की दिशा में मोड़ दें। हमारे शिक्षण संस्थानों का प्रमुख कार्य शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन दिए जाने वाले ज्ञान का सामाजिक जरूरतों के साथ सहज और स्थायी संबंध होना चाहिए और तेजी से बदल रहे वर्तमान विश्व की जबरदस्त चुनौतियों का मुकाबला करने में मददगार होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उचित माहौल तैयार करते समय हमें एक ऐसी श्रेष्ठ प्रणाली तैयार करनी चाहिए जो नैतिक शिक्षा और अच्छा नागरिक बनाने की जरूरत को ध्यान में रखे। यह भी बहुत जरूरी है कि हम सामाजिक ढांचे की योजना बनाते समय स्वास्थ्य को महत्व दें। खराब स्वास्थ्य हमारी प्रगति में बाधक है। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों का विस्तार करने और उन्हें उपयोगी बनाने की जरूरत है। शहरों और गांवों में रहने वाले गरीबों तक सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और स्वच्छ पेयजल, बेहतर साफ सफाई, समन्वित झुग्गी झोपड़ी प्रबंधन, आहार कार्यक्रम और परिवार कल्याण जैसी अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास करने होंगे। मेरे देशवासियों, हम विश्व समाज का एक हिस्सा है और हमारे कई पड़ोसी देश हैं। हम सभी देशों से मित्रता के पक्ष में हैं और सदैव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे। हमने आतंकवाद, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और जलवायु परिवर्तन जैसी विश्व चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आपसी सहयोग को निरंतर बढ़ावा दिया है। आज इस पावन अवसर पर हम हमारी सशस्त्र सेनाओं के बहादुर सिपाहियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो चुनौतीपूर्ण स्थितियों में निरंतर हमारे जल, थल और आकाश की सीमाओं की निगरानी करते हैं ताकि राष्ट्र निरंतर विकास और प्रगति के मार्ग पर चलता रहे। कल सुबह तिरंगा फहराएगा और हम सबका मस्तक गर्व और आत्मविश्वास से ऊंचा उठ जाएगा और हम यह उम्मीद करेंगे कि हमारा महान राष्ट्र उज्जवल और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ता रहे। प्यारे देशवासियों, ऐसा अवसर बहुत कम आता है जब हम राष्ट्रीय गौरव के साथ एक राष्ट्र के रूप में हमारे पूर्वजों द्वारा बहुत मेहनत से तैयार की गई ठोस नींव पर मजबूती से खड़े हैं और प्रगति के गौरवपूर्ण पथ पर अनेक संभावनाएं अपनी बाहें फैलाकर भारत का इंतजार कर रही है। आज भारत सफलता और श्रेष्ठता के खुले आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार है और एक राष्ट्रभक्त के रूप में
प्रत्येक नागरिक का और एक राष्ट्र के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हम मजबूत, संतुलित और समृद्ध भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए यह अभूतपूर्व अवसर हाथ से न जाने दें। यह एक संकल्पना, एक स्वप्न, एक लक्ष्य है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र को जागरूक बनाने का स्रोत उसकी सफलता ही है। अपने देश के उत्थान और उसके गौरवशाली भविष्य के लिए हमें समझना होगा कि हम एक अरब देशवासी एक साथ मिलकर इसे साकार कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की शाश्वत पुकार थी, देशवासियों जागो, उठो और चलते रहो जब तक लक्ष्य न मिल जाए। जय हिंद।